नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नटवाड़िया। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वोत्तम क्लासेज में। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे, हमने पिछले 2 क्लासों में प्रस्तावना की बात की थी। आई होप अच्छे से आपको समझ में आई होगी। आज हम बात करेंगे अनुसूचियों की। बढ़िया टॉपिक है, यहाँ से भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो अनुसूचियों की हम बात करेंगे। अच्छा टॉपिक है। अनुसूची क्या है, कौन कौन से अनुसूची कितनी है, उन सब की बात करेंगे। अनुसूचियाँ, और मैं अनुसूचियों में मैं बात करूँ तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी कितनी? 8। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8। वर्तमान में मैं बात करूं, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। अब आगे हम बात करें अनुसूचियों में, तो मैं आपको बता दूं कि 8 से 12 हुई तो संविधान में संशोधन हुआ। देखो, यहाँ से आपको अच्छा मैटर मिलेगा, आप हमसे जुड़े रहें। तो 8 से 12 हुई तो इसका मतलब संविधान में संशोधन हुआ, क्योंकि संविधान में संशोधन होगा तभी तो जोड़ी जाएंगी। भाई बढ़ा है तो जोड़ी गई है। तो हम इसको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से देखेंगे अनुसूचियों को। तो मैं आपको एक लाइन लिखता हूँ, 1 से लेकर 6 तक की अनुसूचियों को याद रखने के लिए एक लाइन है अपनी। 28वें शपथ समारोह में 28वें शपथ समारोह राज्यसभा में SC ST पूर्वोत्तर राज्यों में बैठे। SC ST पूर्वोत्तर राज्यों में बैठे। एक लाइन है आपकी, 28वें शपथ समारोह में, 28वां जो शपथ समारोह होता, 28वें शपथ समारोह राज्यसभा में SC ST कहाँ बैठे? पूर्वोत्तर राज्यों में बैठे। ये लाइन याद हो जाएगी। 1 से लेकर 6 तक की अनुसूचियों की बात हो जाएगी। अब क्या है इसमें, देखो, मैं बात करूं प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची की, यानी पहली हम अनुसूची की हम बात करें, पहली अनुसूची उसमें दे रखा है 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। पता है आपको, हमारे वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैंने कईयों को पहले पूछा भी है कि जैसे मेरे कजन वजन, उनको भी, तो कई बताते हैं 9 केंद्र शासित प्रदेश, कई 7, कोई 29 राज्य। तो दोस्तों अब हैं हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। जो आपके सामने 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को मान्यता दे दी गई थी। अगस्त 2019 में आया था वो 5 अगस्त को, सबको पता है। उस समय चर्चा में भी रहा था केंद्र शासित प्रदेश और धारा 370 जैसे मुद्दे। और दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों को एक जगह कर दिया गया है 2020 में। जनवरी 2020 में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसलिए वर्तमान में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सब का उल्लेख जो है, भारत की जो ये राज्य में बांटा जो गया है संरचना को, भौगोलिक संरचना को, उसको जो बांटा गया है इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, इन सब का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो पहली अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में दोस्तों? पहली अनुसूची में। और इसी पहली अनुसूची के तहत जो हमारी दिल्ली है, इस दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था। कब?
69वें संविधान संशोधन 1991-92 के तहत एनसीआर का दर्जा दिया गया था। इसे अखबारों में बहुत बार लिखा हुआ मिलता है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन्स, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। एनसीआर का मतलब होता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया था पहली अनुसूची में। तो यह आपकी पहली अनुसूची समझ में आई होगी आपको, पहली अनुसूची। अब मैं बात करता हूं दूसरी अनुसूची की, कि दूसरी अनुसूची में क्या दे रखा है। सेकंड अनुसूची में हम बात करें, जो सेकंड अनुसूची दे रखी है, तो दूसरी अनुसूची में दे रखा है वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार। यानी कि जो संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं, इन संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन, इन सब का उल्लेख, वैसे वेतन, इन सब का उल्लेख दूसरी अनुसूची में मिलेगा। जैसे राष्ट्रपति है, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, हमारे विधानमंडलों के अध्यक्ष सब ये होते हैं, राज्यपाल होता है, कैग अधिकारी होता है। इन सबको जो वेतन मिलता है, इन सब के वेतन का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में। सेकंड अनुसूची में इन सब का उल्लेख आपको मिलेगा। एक चीज याद रखना पर यहां से, उपराष्ट्रपति को वेतन दूसरी अनुसूची में उपराष्ट्रपति का वेतन का कोई उल्लेख नहीं है। आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, तो कितना मिलता है? 0। उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, क्योंकि वो अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का सभापति होता है। तो उसको जो 4 लाख रुपए मिलते हैं वो किसके रूप में मिलते हैं दोस्तों? राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं। तो दूसरी अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। तीसरी अनुसूची की हम बात करें, अनुसूची थर्ड में जो दे रखा है वो दे रखा है शपथ, शपथ व प्रतिज्ञान। यानी कि जो शपथ लेते हैं, पद के गोपनीयता की जो शपथ ली जाती है, इन सब की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। याद रखना दोस्तों, 3 व्यक्तियों के अलावा बाकी जितनी भी शपथ हैं, चाहे आपके सरपंच से लेके प्रधानमंत्री तक की शपथों, सबकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में मिलेगा। ओनली केवल 3 आदमियों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है, बाकी सबकी शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में। वो 3 कौन कौन है? तो वो 3 है, एक है राष्ट्रपति, एक है उपराष्ट्रपति और तीसरा है राज्यपाल। यह संविधान का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए ये संविधान के रक्षा की शपथ लेता है। ये संविधान के प्रति निष्ठा और पद के कर्तव्यों की शपथ लेते हैं। तो इन 3 की शपथ के अलावा बाकी सबकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख मिलेगा अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख मिलेगा अनुच्छेद 69 में और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख मिलेगा अनुच्छेद 159 में। दोस्तों, इनकी जो शपथ का उल्लेख मिलता है, तीनों का तीनों संबंधित अनुच्छेदों में मिलता है, लेकिन बाकी सबकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में मिलेगा। तो अनुसूची 1, 2, 3 तीनों समझ में आई होंगी। पहले में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी में वेतन भत्ते के बारे में, तीसरी में है शपथ के बारे में, और शपथ के बारे में याद रखना 3 के अलावा बाकी सबकी शपथ अनुसूची 3 में है। अनुसूची 3। आगे देखो, हम बात करते हैं चौथी की, अनुसूची 4। और अनुसूची में 4 की बात करो तो अनुसूची 4 में दे रखा है
राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन दे रखा है कि किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व होगा, राज्यसभा, राज्यों की सभा, तो किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व होगा, इन सब बातों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में। जो अनुच्छेद 80, आपका जो अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 80 है, जो राज्यसभा से संबंधित है, वो अनुसूची 4 से संबंधित भी है। राजस्थान का कितना प्रतिनिधित्व होगा, एमपी का कितना होगा, यूपी का कितना होगा, महाराष्ट्र का कितना होगा, इन सब बातों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची 4 में है। आगे बात करें अनुसूची 5। अनुसूची 5 में दे रखा है SC ST के प्रशासन के बारे में उपबंध। यानी कि जो हमारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से संबंधित जो उपबंध हैं, इनके लिए जो विशेष अधिकार बनाए गए इन क्षेत्रों के लिए, उन सब बातों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, 5वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में है, 5वीं अनुसूची में। और 6ठी अनुसूची की मैं बात करूं, 6ठी अनुसूची शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा इधर, तो पहले 5 तक देखें भाई, 6ठी का फिर आगे मैं बताता हूँ। पूर्वोत्तर राज्यों में बैठे इस ट्रिक का भी बताएंगे। देखो ट्रिक क्या है, 28वें शपथ समारोह राज्यसभा में SC ST पूर्वोत्तर राज्यों में बैठे। तो 5 तक हम बात करते हैं, 6ठी की इनको मिटा के फिर बात करता हूँ। पहले में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे में है वेतन के बारे में, संवैधानिक पदाधिकारियों को जो वेतन भत्ते उपलब्ध होते हैं उनके बारे में। तीसरी में शपथ दे रखा है, लेकिन 3 व्यक्ति शपथ नहीं लेते तीसरी अनुसूची के अनुसार। चौथी में दे रखा है राज्यसभा में कौन से राज्य का कितना प्रतिनिधित्व होगा। और 5वीं में आपके दे रखा है पूर्वोत्तर राज्य वो SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में विशेष जो प्रावधान है, उपबंध है, अधिकार है, इन सब बातों का उल्लेख मिलेगा 5वीं। अब बात करते हैं 6ठी अनुसूची की। मैं बात करूं 6ठी अनुसूची कि 6ठी अनुसूची में क्या दे रखा है, यहाँ नीचे बात कर लेते हैं, फिर स्क्रीनशॉट लेने में आपको आसानी रहेगी। देखो 6ठी में अनुसूची की बात करूं, 6 अनुसूची, उसमें दे रखा है पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में। लेकिन यहाँ पे केवल दोस्तों 4 पूर्वोत्तर राज्यों की बात की है। कितने की? केवल 4 पूर्वोत्तर राज्यों की बात की है। कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्यों की बात की है? तो यहाँ पे बात की है असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन 4 पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बात की है। इन 4 पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित विशेष जो प्रावधान दे रखे इन राज्यों को, उसकी बात करता है 6ठी अनुसूची में। देखो अरुणाचल प्रदेश में भी 6ठी अनुसूची में शामिल करने प्रस्तावित है, अभी बात चल रही। उन्होंने अरुणाचल विधानसभा ने अपने ही यहाँ पारित किया है, लेकिन अभी जोड़ा नहीं गया है उन्होंने। जब जोड़ा जाएगा तब बात करेंगे उनकी। अभी केवल हम यहाँ बात करते हैं कि 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय केवल 4 राज्यों को शामिल किया है। इन चारों का नाम कैसे याद रखोगे आप? तो आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, एक शब्द याद रखना, अमी मैत्री। ऐसे असम, मी से मिजोरम, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा। अमी मैत्री शब्द याद रखना। ऐसे असम, मी से मिजोरम, मे से मेघालय और त्रि से त्रिपुरा। ऐसे याद नहीं होता तो फिर और है अपने पास एक और ट्रिक है। ऐसे लड़कियों के लिए है ये, पर वैसे तो लड़कियों को एक शौक होता है शॉपिंग करने का, मतलब गुण होता है उनमें ऐसा, बार्गेनिंग करना, खरीदारी। तो
ऐसे मानो कि कोई लड़कियां घूमने गई पूर्वोत्तर राज्यों की ओर और वहाँ पे घूमते घूमते उनके पास पैसे ख़त्म हो गए। जब पैसे ख़त्म हो गए तो उनको ज़रूरत पड़ी किसकी? एटीएम की। और अब पैसे ख़त्म हो गए तो निकलवाना भी तो है ना, तो किसकी ज़रूरत पड़ी? एटीएम की। और एक एटीएम से काम नहीं चलता इनका, तो एटीएम स्क्वायर, एक एटीएम से काम नहीं चलता ना। और लड़कियों को शॉपिंग करने का ज़्यादा ही चाव होता है, तो इनको ढूंढना पड़ा घूमते घूमते। और क्या ढूंढा है इन्होंने? एटीएम। एक एटीएम से काम नहीं चला तो दो एटीएम चाहिए, और एक एटीएम से काम नहीं चला कितने चाहिए? दो। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एक एम से मिजोरम, एक एम से मेघालय। अभी भी दिक्कत हो तो एक और है अपने पास, वो लड़कों के लिए फिर। और फिर लड़के नाराज हो जाएंगे कि चलो सर ने लड़कियों के लिए तो बता दिया, एटीएम अपने लिए तो बताया ही नहीं। तो उनके लिए भी है। अरे लड़के घूमने जाते हैं, लड़के जब घूमने जाते हैं तो लड़के क्या करते हैं? लड़कों में एक गुण होता है, वैसे ऐसे नहीं, मैं खुद भी लड़का हूँ, लेकिन वैसे होता है। उनको क्या है कि चलते चलते ही प्यार हो जाता है लड़कों को। होता है ना, कभी शादी में गए, शादी में ऐसे देखते देखते लड़की अगर हर किसी मुस्कुरा गई, कोई लड़की चाहे किसी बात में मुस्कुरा रही हो, तो ऐसे लड़कों को तो प्यार हो जाता है। वो तो बच्चे के नाम तक सोचने लग जाते हैं। ऐसे मजाक के तौर पे, कोई सीरियस मत लेना कि सर ने ऐसा क्यों कहा। तो यहाँ लड़के पूर्वोत्तर राज्यों में घूमने गए, और घूमते घूमते उनको भी एक लड़की पसंद आ गई। और लड़की पसंद आ गई तो उस लड़की का नाम था ममता, MAM। ममता, लड़की का नाम क्या था? और ममता माँ की ममता भी हो सकती है। तो लड़के का नाम था ममता। वैसे ऐसे मजाक के तौर पे, ऐसे कोई सीरियस ऐसे मत लेना कि सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, केवल फन के तौर पे। अपने को तो पढ़ाई पे ध्यान देना, अपना मैटर ये है, अपने को तो इन 4 राज्यों के बारे में पता रखना। तो एक एम से मिजोरम हो गया, एक एम से मेघालय हो गया, टी से त्रिपुरा, ए से असम। ये आपकी छठी अनुसूची। दोबारा देखना, छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है। कैसे याद रखोगे, ये आपकी दिक्कत है, कैसे करना है। मैंने आपको 3 ट्रिक बता दी हैं। आप अमीमेत्री से भी याद रख सकते हो, एटीएम स्क्वायर से भी याद रख सकते हो, और ममता से भी इसको याद रख सकते हो। ट्रिक खुद भी बना लिया करो, ऐसे कोई जरूरी नहीं सर ही बनाए। वो जैसा आपको जैसा बेटर लगे वैसे याद करो। दोबारा एक बार देखना, पहली अनुसूची में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ इन तीनों की शपथ अनुच्छेदों में है, इनमें नहीं है। याद रखना, इसमें नहीं है, इन तीनों अनुच्छेदों में। ये नोट करके लिखना ये बातें। अगर आप नोट्स बनाओ तो नोट करके लिखना ये बातें। यहाँ पे भी नोट करके लिखना कि उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन दे रखा है। 5वीं में SC ST के बारे में उपबंध दे रखा है, विशेष प्रावधान दे रखे हैं। 6ठी में दे रखा है पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में, और वो भी कौन से पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। अमीमेत्री, एटीएम स्क्वायर या ममता के नाम से कैसे भी आप याद करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब नोट डाउन करें, आपने कॉपी में बनाए इनको नोट्सों को। आगे बात करते हैं। यहाँ 6 तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मूल संविधान में देखो अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। अब आगे हम बात करते हैं 7 से लेकर 10 तक। अनुसूची 7 से लेकर 10 तक की बात करते हैं। इनके लिए एक लाइन याद रखना, केंद्र तथा राज्यों ने भाषा व भूमि के आधार पर
दल बदल लिया। यह 7 से लेकर 10 तक की अनुसूचियों को याद करने की लाइन है कि केंद्र तथा राज्यों ने भाषा व भूमि के आधार पर क्या कर लिया? दल बदल लिया। केंद्र तथा राज्यों ने भाषा व भूमि के आधार पर दल बदल लिया। एक लाइन याद रखना, यहां से हमारी अनुसूचियों की बात करते हैं। देखो 7वीं जो अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची में दे रखा है केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का, केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन, ये दे रखा है आपकी कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। और आपको मैंने 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी बताया था कि वहाँ पे भी 7वीं अनुसूची में ही शक्तियों का विभाजन किया गया था। वहाँ पे भी 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन था और यहाँ पे भी 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है। पहली सूची का नाम है केंद्र सूची या संघ सूची। केंद्र सूची कह दो या संघ सूची कह दो। इस संघ सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है? 100। पहले कितने थे इसमें? 97। वर्तमान में कितने हैं इसमें? 100। केंद्र सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है, वो होता है किसका? संसद का। कौन कानून बना सकती है इस पर? संसद कानून बना सकती है। केंद्रीय सूची या संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है, वो किसका होता है? संसद का होता है। और पहले यहाँ पे विषयों की संख्या कितनी थी? 97। वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है? 100। वर्तमान में कितनी है? 100। आगे दूसरी जो सूची है वो है संघ सूची, राज्य सूची। राज्य सूची, और राज्य सूची पर विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य विधानमंडल का। किसका होता है दोस्तों? राज्य विधानमंडल का। राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है। और यहाँ पे पहले विषयों की संख्या थी 66 और वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है? 61। पहले कितने विषय थे? 66। अब कितने हैं विषयों की संख्या? 61। कौन बना सकता है? राज्य विधानमंडल। और जो तीसरी सूची होती है वो तीसरी सूची है समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची पर कानून जो बना सकता है वो कौन कौन बना सकता है? संसद बनाती है और विधानमंडल, दोनों बना सकते हैं। इसमें संसद और विधानमंडल दोनों के पास होता है इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। इसमें पहले 47 थे, वर्तमान में मैं बात करूं तो विषयों की संख्या है 52। पहले कितने थे? 47 विषय थे, वर्तमान में विषयों की संख्या है 52। यह है आपकी समवर्ती सूची। नीचे दिखाई नहीं दे रहा तो ऊपर लिख दूं। देखो एक चीज याद रखना, समवर्ती सूची के विषयों पर अगर समान विषयों पर कानून बनाया जाता है और कानून बनाते समय अगर विधानमंडल और संसद के बीच टकराव हो जाए, एक ही विषय पर टकराव हो जाए समान विषय पर कानून बनाते समय, तो वो संसद का कानून ही मान्य होगा। समवर्ती सूची के समान विषय पर कानून अगर दोनों में टकराव हो जाए, जैसे शिक्षा है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इस पर राज्य विधानमंडल भी कानून बनाता है और केंद्र भी कानून बनाता है, लेकिन अगर समान विषय पर कानून बनाते समय दोनों में अगर टकराव होता है तो किसका माना जाएगा? संसद का माना जाएगा। यह है आपकी 7वीं अनुसूची जिसमें दे रखा है शक्तियों का विभाजन। क्या दे रखा है दोस्तों? शक्तियों का विभाजन। अब अगली अनुसूची की हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची में दे रखी है भाषा। हमारे संविधान में जो भाषा है उन भाषाओं के बारे में दे रखा है कि
मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी और वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी और वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। 8वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, ये 9वीं की बाद में बात करेंगे, पहले 8वीं की बात करेंगे। इधर 8वीं अनुसूची में मैं बात करूं तो मूल जो हमारा संविधान था, क्योंकि 8 अनुसूचियां तो थी मूल में, तो मूल में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 22। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। तो 14 से जो 22 हुआ, ये जो बढ़ी तो संविधान में संशोधन हुआ होगा। अब संविधान में संशोधन हुआ तो कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ, कौन कौन सी जोड़ी गई, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे जो 3 बार भाषाओं को लेकर 3 बार संशोधन हुआ है, हो सकता है आगे और भी होगा। जैसे राजस्थानी लैंग्वेज अभी शामिल नहीं की गई है तो उसको भी लेकर बात चल रही है। अपने भूटान की एक भाषा है बोटी, उसकी भी बात चल रही है। अभी तक एक ही विदेशी भाषा को हमने शामिल किया है, वो है नेपाली को। तो अंग्रेजी भाषा को अभी संविधान में शामिल नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कब कब संविधान संशोधन हुआ, कैसे कैसे भाषा जोड़ी गई। तो मैं बात करूं कैसे आपको याद करना है, देखो वो बताता हूँ ट्रिक थोड़ी सी याद करने की। 14 से 22 बढ़ने में जो हुई, प्रश्न आता भी एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है। देखो बाल श्रम की उम्र कितनी मानी जाती है? 14 से कम, 14 साल से कम होगा उसी को बाल श्रम के अंतर्गत माना जाता है। तो 14 साल तक मतलब भाषा पहले क्या थी? बालक थी। भाषा पहले क्या थी? बालक थी। अब भाषा पहले बालक थी तो संख्या कितनी? 14। मूल में कितनी थी? 14। तो भाषा पहले बालक थी, अब क्या हो गई? भाषा जवान हो गई। और जवान होने की उम्र कितनी होती है? लड़कों की, लड़कियों की नहीं, लड़कों की जवान होने की उम्र होती है 21। कितनी? 21। तो 21वें संविधान संशोधन 1967, 21वें संविधान संशोधन 1967 में जो भाषा जोड़ी गई वो भाषा कौन सी थी? सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे ALP में, कि उसमें प्रश्न यह आया था कि कौन से संविधान प्रश्न यह आया था 21वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। अब ऐसे भी आ सकता है सिंधी भाषा को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत। अब भाषा जवान हो गई तो भाषा बूढ़ी भी होगी, और बुढ़ापा की उम्र कितनी? 71। 71वें संविधान संशोधन 1991। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भाषाएं जोड़ी गई कितनी? 3। कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3। अब वो 3 कैसे याद रखोगे? नमक। कैसे याद रखोगे? नमक से। न से नेपाली, न से क्या याद रखोगे? नेपाली। मैं से मणिपुरी और कैसे? कोंकणी। कैसे कौन सी दोस्तों? कोंकणी। तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भाषाएं जोड़ी गई 3। नमक, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे? कोंकणी। और एकमात्र भाषा, विदेशी भाषा कौन सी है? नेपाली है। कौन सी है दोस्तों? नेपाली है। तो अब अगला जो देखो 15वीं हो गई, 16वीं, 17वीं, 18वीं हो गई, बाकी कितनी बची? 4। तो एक और संविधान संशोधन हुआ, वो हुआ कौन सा? 92वां संविधान संशोधन 2003-4। 92वें संविधान संशोधन के तहत भाषाएं कितनी जोड़ी गई? 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी भाषा थी? एक बूढ़ी डोकरी की बूढ़ी डोकरी की थाली में मेथी। बूढ़ी डोकरी की थाली में मेथी।
देखो बूढ़ा आदमी ने मेथी पसंद है जय को ना, अरे जो बुजुर्ग आदमी होते हैं उनको सबसे ज़्यादा पसंद होती है मेथी, क्योंकि मेथी हमारे जो खाना है उसको पचा जाती है। तो और वहीं भी बूढ़े आदमियों को मेथी, जैसे मेथी के लड्डू भी बांधते हैं, मेथी का सब्जी भी अच्छी लगती है। तो बूढ़ी डोकरी की थाली में क्या? मेथी। कैसे याद रखोगे? बूढ़ी डोकरी की थाली में मेथी। बूढ़ा आदमी ने पसंद है मेथी, क्योंकि एक तो हमारी जो पाचन क्षमता है उसको बढ़ा देती है और भी कई काम करती है मेथी। तो बूढ़ी से क्या याद रखोगे? बोड़ो। डोकरी से क्या याद रखोगे? डोगरी। थाली से याद रखोगे संथाली, और मेथी से याद रखोगे मेथिली। मेथी से क्या याद रखोगे? मेथिली। इस तरह आपकी भाषाएं जोड़ी गई कितनी? 4। और इस तरह 14 से क्या हो गई? 22। देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। देखा, दोबारा देखना, भाषाएं पहले बालक थी, बालक की उम्र 14 साल, तो 14 भाषाएं थी मूल में। अब 14 से 22 कैसे हुई? तो बालक थी तो फिर भाषा जवान हुई, जवान 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत भाषा जोड़ी कौन सी? सिंधी। फिर 71वें संविधान संशोधन के तहत भाषाएं कौन सी जोड़ी? 3 भाषाएं जोड़ी, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी, यानी नमक। और 92वें संविधान संशोधन, भाई यहाँ पे जवान हुई, यहाँ पे बूढ़ी हो गई, यहाँ पे मर गई, ऐसे याद कर लेना। अभी तक तो भाषाएं हैं ये। वैसे राजस्थानी, मॉरिशियस और एक बोंटी, इन भाषाओं को भी प्रस्तावित है शामिल करना, लेकिन अभी शामिल नहीं किया गया है। आपकी अपनी राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है संविधान में। संविधान में जो 22 भाषाएं दे रखी हैं उनमें राजस्थानी को शामिल नहीं किया गया है। उसके अलावा मैं बात करूं, अंग्रेजी भाषा को भी शामिल नहीं किया गया है। तो यह है आपकी 8वीं अनुसूची। 7वीं और 8वीं अनुसूची आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा देखो, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 3 सूचियां बनाई गई हैं। केंद्र सूची या संघ सूची कानून संसद बनाती है, पहले उसमें 97 थे, वर्तमान में 100 हैं। राज्य सूची में राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, पहले 66 थे, वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं, पहले 47 थे, वर्तमान में 52 है। लेकिन दोनों के मध्य अगर टकराव हो जाए, एक समान विषय पर कानून बनाते समय टकराव हो, तो संसद का कानून माना जाता है। 8वीं में आपके भाषाएं दे रखी है, मूल में 14 थी, वर्तमान में 22 है। 14 से 22 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, जो आपके सामने है। पहले 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ी, 71वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी? 3 भाषाएं जोड़ी, नमक जोड़ी। 92वें के तहत 4 जोड़ी, यानी बूढ़ी डोकरी की थाली में मेथी, बूढ़ी से बोडो, डोकरी से डोगरी, थाली से संताली, मेथी से मेथिली। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यही 2 आएंगी, बाकी की आगे और बात करते हैं। हाँ तो दोस्त स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे हम बात करते हैं। मैं इनको मिटा देता हूँ दोनों को। अगली अनुसूची की हम बात करते हैं। अब देखो, मैं बताऊं आपको, मूल संविधान से अगर आगे की बात हुई है, भाई मूल संविधान से आगे की बात हुई है, तो आगे की बात हो रही है, तो इसमें हम बात करते हैं किसकी? 9वीं अनुसूची। अब 9वीं अनुसूची है, तो पहली बात तो ये याद रखना, 9वीं अनुसूची है, ये 9वीं अनुसूची संविधान संशोधन से जुड़ी होगी, क्योंकि मूल में तो 8 थी, वर्तमान में 12 है। तो ये 9वीं किस में जुड़ी होगी? संविधान संशोधन में। तो ये 9वीं जो जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन 1951 में। कब जोड़ी गई है? पहले संविधान संशोधन 1951 में ही जोड़ी गई थी। अब क्या है इसमें, वो बात करते हैं। 9वीं अनुसूची में मुख्य रूप से दे रखा है, मैं बात करूं इसमें, तो मुख्य रूप से दे रखा है भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा का अंत। मुख्य रूप से क्या दे रखा है दोस्तों इसमें? भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा का अंत। हमारे जो संविधान बन के तैयार हो गया, तो बाद में आवश्यकता महसूस हुई हमारी संविधान सभा कि हमने जो ये जमींदारी प्रथा है, इस जमींदारी प्रथा को हम समाप्त करते हैं और ये ज़मीन हम किसानों को दें।
तो भूमि सुधार कानून लाया गया, जमींदारी प्रथा की गई। अब उनको पता था कि अगर ऐसा करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, कोर्ट में जाएंगे लोग, क्योंकि अगर उनकी जो संपत्ति, अगर उनका पहले संपत्ति का जो अधिकार था उसको अगर हम छीनेंगे, अब नहीं है वो मौलिक अधिकार पर पहले था, तो वो केस कोर्ट में जा सकता है। इसलिए ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि नवी अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या कह दिया इसमें, इनको क्या कह दिया कि न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और मुख्य रूप से इसमें क्या है, भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा का। अब न्यायालय में नहीं दी जा सकती थी, मैं बात करूं तो इस अनुसूची में वर्तमान में विषयों की संख्या है 284। कितने विषय हैं इसमें, 284 विषय। नवी अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी है, 284 विषय शामिल। अब नहीं दी जा सकती थी पहले, लेकिन बाद में कहा गया कि अब दी जा सकती है। कब कहा गया, तो एक तारीख याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, 24 अप्रैल 1973। अभी जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी केशवानंद भारती वाले केस की, वो यहाँ पे भी है। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती वर्सेज केरल राजवाद के समय 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने, कितने न्यायाधीशों की, 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने, जिसका मुख्य न्यायाधीश था SM सीकरी। कौन था इसमें मुख्य न्यायाधीश, CJ SM सीकरी थे। उन न्यायाधीशों की अध्यक्षता में यह निर्णय हुआ। 24 अप्रैल 1973 को निर्णय आया था। एक चीज याद रखना, 24 अप्रैल 1973 को ही SM सीकरी का लास्ट निर्णय था ये। उसके बाद में ये रिटायर हो गए थे, इसके बाद में मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर हो गए थे। तो इन्होंने अपने न्यायाधीश के कार्यकाल, मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये लास्ट निर्णय दिया था केशवानंद भारती वाला। तो उन्होंने कहा 24 अप्रैल 1973 के बाद से सम्मिलित विषयों में अगर कुछ आधारभूत संरचना को नुकसान होता है, जो संविधान का आधारभूत ढांचे का जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, उस आधारभूत संरचना का अगर नुकसान होता है या उस ढांचे को नुकसान पहुंचता है, तो इसमें सम्मिलित विषयों को न्यायालय में क्या दी जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है। यानी कि अब चुनौती दी जा सकती है, पहले चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अगर आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं इसमें सम्मिलित विषय कानून, तो इसमें वर्तमान में 284 कानून है, विषय शामिल है। तो उन्होंने कहा कि अब इसको क्या किया जा सकता है, न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। और इसी में शामिल है 76वें संविधान संशोधन 1992 के तहत तमिलनाडु का जो आरक्षण है, तमिलनाडु में 69% जो आरक्षण दिया है, उस आरक्षण को भी इसी अनुसूची में शामिल किया गया है। कौन सी अनुसूची में, नवी अनुसूची में। क्योंकि 1992 में एक विवाद हुआ था, मैं जब आरक्षण की बात करूंगा, इंदिरा साहनी विवाद, उसकी बात करूंगा। वहाँ पे इंदिरा साहनी विवाद 1992 के तहत में एक फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के तहत कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी, इससे ऊपर नहीं हो सकती। अगर राज्य में विषम परिस्थितियाँ हों तो बढ़ा सकते हैं आगे, लेकिन वैसे नहीं होगी। तमिलनाडु में 69% है, वो कौन सी अनुसूची में है, नवी अनुसूची में। यह है आपकी नवी अनुसूची। आप जाओ तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नवी अनुसूची में हम बात कर ही चुके हैं कि इसमें जो निर्णय दिया गया था, अब तक की सबसे, न्यायाधीशों की मैं बात करूं तो अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। अब बात करते हैं हम 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची की हम बात करें कि 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, कैसे हुआ, क्या हुआ इसमें, उसकी हम बात करते हैं।
देखो मैं बात करूं 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985। क्यों जोड़ा गया था वो बताओ। 1960 से 1970 के बीच में एक डायलॉग फेमस हुआ था इन राजनीतिक दलों के सदस्यों के लिए, हमारे सांसद विधायकों के लिए, क्योंकि आयाराम गयाराम जैसी स्थिति हो रही थी। कोई किस पार्टी से जीत के आता, किसी में चला जाता, पैसों का प्रलोभन होता, सरकारें गिर जाती, होता राष्ट्रपति शासन लग जाता, बहुत कुछ होता था उससे। तो ऐसी स्थिति को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस 10वीं अनुसूची में एक कानून लागू किया गया, दल बदल से याद रखना, दल बदल विरोधी कानून। कौन सा कानून? दल बदल विरोधी कानून। दल बदल को रोकने के लिए एक कानून लाया गया, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो इस समय बहुत समाचारों में बहुत ज़्यादा रही भी थी। हमारे चाहे राजस्थान का अभी ताज़ा उदाहरण है राजस्थान का। राजस्थान में गहलोत और पायलट के गुटों के बीच में जो संघर्ष हुआ था, उसको लेकर भी 10वीं अनुसूची की बात की गई थी। कोर्ट में केस तक चला गया था। ये हमारे राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई थी। और उसके अलावा बाकी कर्नाटक का उदाहरण है ही आपके सामने, एमपी का उदाहरण है। तो दल बदल विरोधी कानून लाया गया। कब लाया गया? ये 1985 में लाया गया। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची। इसमें कहा गया कि अगर कोई सदस्य दल बदलता है तो उस दल बदल के संबंधित निर्णय लेगा सदन का अध्यक्ष। निर्णय कौन लेगा? निर्णय लेगा सदन का अध्यक्ष। अगर विधानसभा में बदल रहा है तो विधानसभा का अध्यक्ष लेगा, लोकसभा में बदल रहा है तो लोकसभा का अध्यक्ष लेगा, राज्यसभा में बदल रहा है तो राज्यसभा का सभापति निर्णय लेगा। तो निर्णय कौन लेता है? सदन का अध्यक्ष निर्णय लेते हैं। लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 में यह निर्णय दिया कि दल बदल करने पर संबंधित सदस्य की सदस्यता को रद्द किया जाएगा। क्या अब दल बदलता है तो संबंधित सदस्य की सदस्यता को क्या किया जाएगा? रद्द किया जाएगा। लेकिन इसमें कहा कि 1/3 सदस्य अगर बदलते हैं, कितने सदस्य? 1/3 सदस्य अगर बदलते हैं तो निर्णय सदन के अध्यक्ष के पास रहे, वो सदन का अध्यक्ष निर्णय लेगा। इनसे संबंधित निर्णय कौन लेगा? सदन का अध्यक्ष लेगा। लेकिन इसमें एक बात और कही है, अगर पूरे दल का कोई एक दल दूसरे दल में अगर विलय हो जाता है, वो दल बदल विरोधी कानून के तहत नहीं आता। इसमें यह भी बात की गई थी कि अगर कोई सदस्य दल बदलता है तो वो दल बदल विरोधी कानून के तहत नहीं आता। ये आपकी 10वीं अनुसूची। बस एक ही बात, 52वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया था। तो ये आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर एक राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल में अगर विलय हो जाता है तो वो दल बदल कानून लागू नहीं होगा उसमें। आगे हम बात करते हैं हमारी अगली जो अनुसूची हैं, 2 अनुसूची और बची हैं, दोनों की हम एक साथ बात करते हैं। अब एक चीज बताओ भाई, बोलो, पहले गांव आए कानून, वो पहले गांव आए या शहर? 11वीं अनुसूची। और एक बात करते हैं हम 12वीं अनुसूची। तो बताओ भाई, पहले गांव बने एक शहर, तो पहले गांव बने, तो पहले गांव बने तो यहां पे पहले गांवों के लिए दे रखा है पंचायती राज। पंचायती राज का उल्लेख 11वीं अनुसूची में है और नगरीय स्वशासन का उल्लेख 12वीं अनुसूची में।
दोनों टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे। पंचायती राज भी पढ़ेंगे, नगरीय स्वशासन भी पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत भी पढ़ाऊंगा, पंचायत समिति भी पढ़ाऊंगा, जिला परिषद पढ़ाऊंगा। इसके अलावा आपको नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद सारी चीज़ें बताऊंगा। कैसे हुआ, क्या इसका इतिहास था, कैसे स्टार्ट हुआ, कब लागू हुआ, वो सारी बातें करेंगे। तो ये 11वीं अनुसूची है। ये 11वीं अनुसूची जो थी ये जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, और ये 12वीं जो जोड़ी गई थी ये जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन 1992, क्योंकि पहले गांव बाद में शहर। इस पंचायत राज में विषयों की संख्या है 29 विषय, यानी 11वीं अनुसूची में विषय कितने हैं? 29। 12वीं अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी है? 18 विषय। कितने विषय हैं दोस्तों? 18 विषय। इसको लेकर अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक। इसके लिए अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 243 पी से लेकर जेड जी तक। अनुच्छेद 243 पी, 243 क्यों, 243 ऐसे जोड़ा गया, बाद में जोड़ी गई है। तो इसको लेकर अनुच्छेद 243 पी से लेकर जेड जी तक है। कैसे याद रखोगे? पिता था कौन? जेड जी। अरे पिता था कौन? जेड जी। जेड जी पीवा कोई बात को ना, आपने पावण न पीणु चाहिए। तो छोरिया कोई तो हो जेड जी, छोरा को थोड़ी हो जेड जी। तो ये 11वीं और ये 12वीं अनुसूची टॉपिक आपका हुआ कंप्लीट। अगर अनुसूचियों में कोई भी दिक्कत हो कमेंट में आप लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।